आज हम लोग का टॉपिक है अर्थक्वेक, भूकंप। और इस टॉपिक को मैं इसलिए आज रखा हूँ क्योंकि आज आपका 5 नवंबर है और हाल ही में 3 नवंबर को मिडनाइट लगभग 11:32 पे एक भूकंप आया और उत्तर प्रदेश, दिल्ली और नेपाल के पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। और हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं तो सभी लोग पैनिक होकर के घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिए। तो आज हम आखिर में यह भूकंप होता क्या है और यह कितना विनाशकारी है, क्यों आता है, रीजन्स क्या है, इसके विषय में हम ब्रीफली ब्रॉडली जो है चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर में भूकंप है क्या। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज अर्थक्वेक, भूकंप क्या है। सभी लोग जानने की इच्छा करते हैं कि भूकंप क्या है। और संक्षिप्त शब्द में यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है कि हिलना। जैसे अर्थक्वेक मीन्स वाइब्रेशन। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है, हिलना या किसी चीज का कांपना। ठीक है, और यही जो कांपने या हिलने की घटनाएं होती हैं पृथ्वी के क्रस्ट भाग में, धरातलीय भाग पर जब होती है। और रीजन्स क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। पृथ्वी के आंतरिक बलों के द्वारा जब धरातल हिलता है और उसी हिलने के कारण जो घटनाएं होती हैं वही हम भूकंप के रूप में जानते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भूगोलवेताओं ने इसकी विभिन्न रूपों में परिभाषा भी दिया है, लेकिन मैं एक आपको जो सैलिसबरी भूगोलवेता है, इनकी परिभाषा मैं आपको पढ़ करके और समझा करके बता रहा हूँ। मानव से असंबंधित क्रियाओं द्वारा होने वाली धरातलीय कंपन। यानी यहाँ तक आपको यह स्पष्ट करती है कि यह जो क्रियाएं होती हैं वह मनुष्य से संबंधित नहीं होती हैं बल्कि प्राकृतिक होती हैं। क्या होती हैं? प्राकृतिक। तो सिंपल शब्दों में हम जान सकते हैं कि ये जो डिजास्टर आता है भूकंप के रूप में वह मानवकृत नहीं होता है, प्रकृति के द्वारा होता है। ओके, एक हमारा आंसर ये भी हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है कि भूकंप कौन सी आपदा है, प्रकृति के द्वारा है या मनुष्य के द्वारा है। तो इनके परिभाषा से यहाँ क्लियर हो गया कि यह क्या है। इसका मनुष्य से कोई लेना देना नहीं, बल्कि यह प्रकृति से इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। होने वाली धरातलीय कंपन, धरातलीय कंपन जैसे आप जानते हैं कि जो पृथ्वी हमारी है, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के विषय में पढ़ते हैं और क्लास 7th 8 में भी ये चैप्टर 6 में भी चैप्टर मिलता है आपको, तो पृथ्वी को 3 भागों में बांट दिया गया है। उसके इंटरनल स्टडी के लिए, इंटीरियर अध्ययन के लिए हमको 3 भागों में बांट दिया गया है। एक क्रस्ट होता है, एक मेंटल, दूसरा तीसरा कोर होता है। तो जो क्रस्ट होता है यानी जो सरफेस होता है जिस पर हम रहते हैं, वह जब हिलता है, जब कंपन करता है, तो वही घटना क्या होती है, भूकंप का रूप धारण कर लेती है। क्लियर है? साफ शब्दों में यानी पृथ्वी के आंतरिक बलों के द्वारा जब धरातल हिलती है या कंपन करती है तो इस प्रकार की घटनाओं को भूकंप कहते हैं।
क्लियर है? चूंकि रिसेंटली भूकंप आया है और यह एक अभी हमने बताया भी है कि नेचुरल डिजास्टर भी है, तो रीजन क्या होता है, किन कारणों से यह आता है, किन कारणों से यह आता है, इसके विषय में हम जानते हैं कि पहला रीजन क्या होता है कि भूपटल का संकुचन। भूपटल का मतलब क्या होता है कि जो पृथ्वी हमारी है, जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी लेयर है, क्रस्ट है, ठीक ना, उसमें एक संकुचन की क्रिया होती है। संकुचन आपस में जो ठोस सॉलिड पार्ट होता है क्रस्ट का, वह सिकुड़ता है और खिंचाव होता है, सिकुड़ता है और खिंचाव होता है। आगे आपको यह भूसंतुलन में बताया जाएगा कि यह क्यों होता है, कैसे होता है, क्योंकि भूगोल बहुत ही विस्तृत सब्जेक्ट है। पृथ्वी का निर्माण से लेकर के पर्वत नदियों का निर्माण, ये सारी चीजें भूकंप के अध्ययन क्षेत्र में आ जाती है, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि विवर्तनिकता, टेक्टोनिज्म। टेक्टोनिज्म ये विवर्तनिकता क्या होती है कि अभी आगे हम आपको प्लेट टेक्टोनिक चीज बताएंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के रूप में कि प्लेट टेक्टोनिक क्या है। अब प्लेट टेक्टोनिक का सीधा जो है अर्थक्वेक से संबंध है। तीसरा क्या होता है, भू संतुलन समायोजन, आइसोटेसी। संतुलन हमारे जीवन में भी आवश्यक है और हमारे प्रकृति में भी आवश्यक है। कहीं पर भी अगर संतुलन में असंतुलन हो जाता है तो विभिन्न प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं, ठीक है। अगर आप जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पे हम निवास जहाँ करते हैं, कहीं पर्वत है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं झील है, कहीं मैदान है, कहीं खाई भी है, यानी एक भाग बहुत ऊपर है, एक भाग बहुत नीचे है, तो कहीं कहीं इसमें संतुलन की चीज होगी, तभी अब पृथ्वी टिकी हुई है या रुकी हुई है। क्योंकि मान लीजिए कोई भी एक तराजू ले लीजिए, अगर उस पर भारी ज़्यादा भारी रखेंगे तो एक का ये क्या होगा, हल्का वाला उड़ जाएगा। तो जब कोई भी चीज़ उठेगा तो उसके अंदर क्या होगी, एक वेविंग होगी, गति होगा, कंपन होगा, क्रिया होगी, कोई ना कुछ हलचल तो होगी, ठीक। लेकिन जब हम दोनों में समान रखते हैं तो क्या होता है, एकदम सीधा एक बैलेंस के रूप में टिका रहता है। तो ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी पर भी जो भी हमारे पर्वत, पठार, नदियाँ, मैदान है, ये आपस में संतुलित हैं। और इस संतुलन को आप आइसोटेसी थ्योरी में पढ़ेंगे, जिसको डटन महोदय ने दिया है। डटन एक बहुत ही प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता है जिन्होंने आइसोटेसी की संकल्पना का प्रतिपादन किया। इसके बाद क्या है, चौथा की ज्वालामुखी की क्रिया, वैरोनिज्म, ज्वालामुखी की क्रिया। ज्वालामुखी आप जानते हो, जो हमारे पृथ्वी क्रस्ट के बाद मेंटल और कोर, जानते हैं कि हमारा जो क्रस्ट पार्ट है वह सॉलिड पार्ट में है, लेकिन नीचे के भाग, आपको मैंने बताया भी है कि जैसे आप पृथ्वी के आंतरिक भाग में 32 मीटर की गहराई में जाएंगे तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, बढ़ना शुरू कर देता है, ठीक। और जैसे जैसे आप इंटीरियर भाग में जाएंगे तो टोटली जो सॉलिड पार्ट हम ऊपर देखते हैं वह मोल्टेन में पार्ट में रहता है, जो पिघला हुआ भाग के रूप में होता है, ठीक। और पृथ्वी पर दो बल का होता है, एक अंतर्जात बल और एक बहिर्जात, ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक बल के द्वारा जब कुछ ऐसी हलचलें होती हैं तो वह जो मोल्टेन भाग होता है, पिघला हुआ भाग होता है, वह ऊपर आने के लिए आतुर हो जाता है, यानी ऊपर आने की ओर अपने आप को बढ़ाना शुरू कर देता है। और जहाँ पे भी क्रस्ट का कुछ मुलायम पार्ट होता है, कुछ ऐसे भाग होते हैं जहाँ पर
आसानी से छेद करके बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो वह ज्वालामुखी का रूप ले लेता है, लेकिन उन लहरों से जो मोल्टेन पार्ट जो बाहर लावा के रूप में निकलते हैं, तो उन लहरों से क्या होता है, तरंगे भी निकलती हैं, ठीक है ना। और जब कोई भी तरंग निकलता है तो जहाँ जहाँ वह जाएगा अपने इलाके को क्या करेगा, वह हिलाता जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी रीजन है पृथ्वी पे भूकंप आने का, यह भी रीजन है। इसके बाद आपका आता है क्या, एक है चौथा प्रत्यक्ष पुनः चलन सिद्धांत। इसको हम इलास्टिक रिबॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं, रिबॉन्ड थ्योरी कहते हैं, जिसको एच.एफ. रीड महोदय ने प्रतिपादित किया, ठीक। यह रेडियो एक्टिव जो तरंगे होती है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, उससे संदर्भित हैं, और यह भी कहीं न कहीं भूकंप को लाने में एक महत्वपूर्ण कारक है। ओके, इसके बाद पांचवा क्या आता है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ठीक है। यानी इसको हम क्या कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक। इसको हैरी हेल्स नामक भूगोलवेत्ता ने 1960 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। अब प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है क्या, संक्षेप में मैं बता दे रहा हूं, और उसका इसका डायरेक्टली कनेक्शन भूकंप से है। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, हो गया। अब देखिए, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है क्या। आप जानते हैं जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी है, पृथ्वी पर 5 महासागर हैं और 7 कितने क्या है, कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, ठीक। यानी 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशियन से परिपूर्ण है हमारी पृथ्वी, ठीक। तो ये बात आती है कि जो हमारी पृथ्वी है, और हम बार बार कह रहे हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, मोल्टेन, पिघला हुआ है। तो जब कोई भी चीज़ पिघला हुआ रहता है, द्रव अवस्था में रहता है, तो उस पर कोई भी चीज़ ऐसे टिकी हुई है, ठीक। तो ये चीज़ आता है कि प्लेट, पृथ्वी पर 7 प्लेट है, पृथ्वी के पर नहीं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के
आंतरिक भाग में 7 प्लेट हैं और इन 7 प्लेटों पर ही हमारा पूरा पृथ्वी का जो भार है वह रुका हुआ है। ओके, इन प्लेटों में, अब इनका प्लेटों से भूकंप का क्या तात्पर्य है? सिंपल सा है कि आप एक टब में पानी भर लीजिए, उस पर 2 छोटे छोटे हल्के हल्के प्लेट रख लीजिए, ठीक ना, छोड़ दीजिए अपने आप देखेंगे कि हवा चल रही है या कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही है। टब में रखे पानी में वेविंग हो रही है, लहरें उठ रही हैं, और जब लहरें उठेंगी तो वह दोनों जो हम बाउल्स रखे हुए हैं वह क्या होंगे, उनमें भी एक गति होगी। और जब गति होगी तो आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे, ठीक ना। और जब वो टकराते हैं तो उनमें से तरंग निकलती, ठीक ना, और वही तरंगे जब हमको पृथ्वी पे महसूस होती हैं, ठीक ना, धरातल पर महसूस होती हैं, वो भूकंप होता है। क्लियर है? यह प्लेट 3 रूपों में होती है। यह प्लेट कितने रूपों में होती है? 3 रूपों में। एक होता है क्या, रचनात्मक, और दूसरा क्या होता है, विनाशकारी, और तीसरा क्या होता है, संरक्षित। ठीक है, यह मैं बहुत ब्रीफली आपको इन सबके विषय में बता रहा हूँ, क्योंकि आपको बस भूकंप के विषय में जानना है, भूकंप होता क्या है, और भूकंप जैसे चैप्टर से कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो टोटल क्वेश्चन भी मैंने लिखवाऊंगा। तो ये 3 प्लेटें, इन 7 प्लेटें कितनी होती हैं, यानी नंबर ऑफ प्लेट 7, और इन 7 पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। क्लियर है? यानी कहीं न कहीं जो पृथ्वी का भार है, पृथ्वी पर जितने भी चीजें हैं इन 7 प्लेटों पे रुकी हुई हैं, और जब पृथ्वी के आंतरिक जो भाग मोटे पार्ट में है उनमें वेविंग होती है, गति होती है, तो उस गति के कारण प्लेटों में भी गति होती है, और प्लेटों में गति होती है तो टकराते हैं, और जब टकराते हैं तो उनमें से लहरें उत्पन्न होती है, और जब लहरें वही हमें धरातल पर महसूस होती हैं एक कंपन के रूप में, वो भूकंप के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? यस सर। अब इसके बाद ये आता है कि सर भूकंप कैसे हम पता करते हैं, कैसे जानते हैं, भूकंप का जो सेंटर कैसे होता है पता चलता है। तो भूकंप की जो वेव होती है, तरंगे होती है, उसका हम अंकन सिस्मोग्राफ पे करते हैं, सिस्मोग्राफ पे करते हैं, और जो उसकी तीव्रता होती है, उसकी तीव्रता होती है, उस तीव्रता को हम रिएक्टर स्केल पे करते हैं, जिसे चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर ने इन्वेंट किया था। ठीक है, इसके अलावा 2 और मरकरी है और एक और है स्केल जिस पर भूकंप को मापा जाता है, लेकिन मोस्टली हम रिएक्टर स्केल पे ही इसकी इंटेंसिटी को मापते हैं कि यह कितना भयानक है, इसकी तीव्रता क्या है। और इसके बाद ये आता है कि जहां पे ये मान लीजिए पृथ्वी के आंतरिक भाग से लहरें निकले, भूकंपीय जो लहरें होती हैं, यानी अर्थ वेव, या 3 लहरें होती हैं। एक होता है प्राइमरी, दूसरा क्या होता है सेकेंडरी, और तीसरा क्या होता है सरफेस।
ठीक है, यानी प्राइमरी वेव क्या होती है, जहां से लहरें उत्पन्न होती है, यानी यहां से लहरें क्या हो गई, उत्पन्न हो गई, इसको हम क्या कहेंगे, फोकस। इनको हम क्या कहेंगे, फोकस, ठीक है ना। जब ये लहरें, अब मान लीजिए कोई भी चीज हुआ, अगर यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है तो चारों दिशाओं में भागेगा, ठीक है ना, चारों दिशाओं में भागेगा। अब इन दिशाओं जैसे भागेगा तो उनके रास्ते में प्रतिरोधकता भी आती है। अगर सॉलिड पार्ट आ जाता है तो उनका जो वेग होता है, उनकी गति क्या होती है, रुक जाती है। सॉलिड पार्ट नहीं रहेगा तो आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक ना। जब यही हमको धरातल या क्रस्ट मान लीजिए है, ये क्या है, क्रस्ट है, यही सरफेस पे दिखाई देती है, इसे हम क्या कहते हैं, ईपी सेंटर। ईपी सेंटर यानी इसको हम क्या कहते हैं, केंद्र, और इसको अभिकेंद्र, ठीक ना। यानी मोस्टली हमको भूकंप की लहरें भी पता चल गई कि प्राइमरी, सेकेंडरी और सरफेस, ये 3 लहरें भी होती हैं, ठीक ना। और इन्हीं लहरों का जब हमको धरातल पे एहसास होता है तो वह भूकंप का रूप ले लेता है, या भूकंप के रूप में हम जानते हैं। इसके बाद अब ये आता है कि जो 3 नवंबर का भूकंप था, वह रिएक्टर स्केल पे इसकी इंटेंसिटी 6.4 मापी गई थी। तो क्या यह डिस्ट्रक्टिव था, क्या यह विनाशकारी था, तो यह विनाशकारी था, ठीक है। और जैसा कि आप सभी लोग न्यूज के माध्यम से जानते भी थे कि यह नेपाल में इसका सेंटर था, और धरातल से मात्र 10 किलोमीटर की गहराई में ही इसका फोकस था, सेंटर था, ठीक है ना। अब ये आता है भारत। जो हम भारत के निवासी हैं, तो भारत को भूकंपीय जोन में बांटा गया है कि नहीं, तो भारत को 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया है। भारत को इंडिया डिवाइड इन 5 earthquake belt, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6, ठीक है। इसमें से जो सबसे ज्यादा, अगर हम ये कहें कि सबसे ज्यादा खतरनाक, तो वैसे एक आपदा है, डिजास्टर है, तो यह सभी के लिए है जहां पर भी आएगा, ठीक है। लेकिन यह जो जोन होता है वह मोस्ट डेंजरस होता है, ओके। और जो हम लोग होते हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, बिहार का कुछ हिस्सा हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया, चूंकि हम हिमालय है, हमारा एक रक्षक भी है, बाउंड्रीज भी का काम करता है, और उसकी तलहटी में हम निवास करते हैं। तो यह हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमने जानना कि भैया हमारे लिए कितने डिस्ट्रक्टिव है। तो हम इसी जोन में आते हैं, हम थर्ड और सेकेंड और थर्ड जोन में आते हैं, ठीक है ना, सेकेंड और थर्ड जोन में आते हैं। और यह हमारे लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा हानिकारक है, ओके। अब ये आता है कि भारत में अब तक जो भूकंप आए उनमें से सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंप
कौन रहा है। तो 2001 में गुजरात के भुज में भूकंप आया था जो सबसे विनाशकारी रहा और इसकी जो डेंसिटी थी वह 7.9, यानी जो भूकंप की इंटेंसिटी थी वह 7.9 थी और 7.9 का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा खतरनाक। और सबसे ज़्यादा भयंकर विनाशकारी जो भूकंप होता है वह 8.2 से लेकर के 8.9 तक होता है। यह समझ लो कि अत्यंत भयंकर विनाशकारी भूकंप होता है। ओके, तो इस घटना में लगभग 20,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनते हैं, डिफरेंट काइंड के जो कंपटीशन होते हैं, जो एग्जाम्स होते हैं, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं उनको मैं लिखवा दे रहा हूँ और उसको आप लिख लीजिए। उसके बाद आप तब नोट डाउन कर लीजिए। अब यह अर्थक्वेक से रिलेटेड कंपटीशन रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछ देता है कि अर्थक्वेक का जो अध्ययन करता है उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं? तो सिस्मोलॉजी कहते हैं। जो अर्थक्वेक के विषय में अध्ययन करता है, भूकंप के विषय में अध्ययन करता है, उसे हम भूकंप विज्ञान यानी सिस्मोलॉजी कहते हैं। और हु स्टडी अबाउट अर्थक्वेक, और कौन अर्थक्वेक के विषय में अध्ययन करता है या जो अर्थक्वेक के विषय में अध्ययन करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। इसके बाद जो अर्थक्वेक की तरंगे होती हैं जिसको मापा जाता है, तो वह किस पर मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ पर मापा जाता है। और जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो भूकंप की इंटेंसिटी है, भूकंप की तीव्रता है, उसकी मापन किया जाता है, तो उसका नाम क्या है? रिएक्टर स्केल है। और रिएक्टर स्केल का आविष्कार किसने किया था? यानी रिएक्टर स्केल, तो चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर ने इस इंस्ट्रूमेंट की आविष्कार किया था। इसके बाद आता है कि हाउ मेनी काइंड ऑफ प्लेट शब्द आया था। तो प्लेटें कितनी होती हैं? तो 7 प्लेट होती हैं। आगे और उसके बाद नेक्स्ट है कि जो प्लेट शब्द आया है, प्लेट 7 होते हैं, तो प्लेट शब्द कहाँ से आया और किसने दिया? तो टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द का एक तरह से रचना किया। और प्लेट टेक्टोनिक शब्द किसने दिया है? तो मॉर्गन ने प्लेट टेक्टोनिक शब्द दिया है। और उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक को थ्योरी के रूप में, एक सिद्धांत के रूप में किसने प्रतिपादित किया है? तो हैरी हैस ने 1960 में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को प्रतिपादित करते हुए पृथ्वी के आंतरिक भागों का जो बहुत सारे ऐसे प्रश्न था, उसको प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया और उन हल के माध्यम से भूकंप जैसी जो विषय है उसको समझाने का प्रयास किया। और भूकंप चूँकि एक नेचुरल डिजास्टर है, तो इससे हमको सतर्क भी रहना चाहिए। और इसके जो हमें जब बहुत तेज अगर पृथ्वी हिलती है या वाइब्रेट करती है, तो हमको एक खुले मैदान में जाना चाहिए। और अगर हमको गांव में रहते हैं और गांव में हमको यंत्र तो है नहीं, अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई है। भारत सरकार ने अभी हाल ही में हर मोबाइल पे एक जो डिजास्टर वार्निंग का मैसेज भेजा था, अलर्ट का, ठीक है ना, कि जैसे कोई डिजास्टर आएगा आपका मोबाइल पूरी तरह से 5 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए वाइब्रेट करना शुरू कर देगा और आपको इंडिकेट कर देगा कि कहाँ पे अर्थक्वेक आ रहा है, कहाँ पे कौन सा नेचुरल डिजास्टर आ रहा है।
तो इससे बचने के लिए आप देखते होंगे कि एक मैं सिंपल सा बात बता दे रहा हूँ कि जो हमारे घरों में बिल्लियाँ होती हैं, कुत्ते होते हैं, उनकी जो सुनने की क्षमता होती है वह बहुत तेज़ी से होती है। और जो प्राइमरी जो वेव होता है हमारा, उसको हम अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। उस तरंग को सुनने के लिए बिल्लियों और कुत्तों के कान बहुत तेजी से सुन लेते हैं। और अधिकतर आप देखे होंगे कि जब भी कुत्ता और बिल्ली सुनता है तो जमीन के पर अपना कान नीचे करके सुनता है या थोड़ा सा गहराई में खोद देता है। तो कभी भी इस प्रकार की हलचल होती है उस एरिए से कुत्ते और बिल्ली भाग जाते हैं और आसानी से हम जान जाते हैं कि कहीं न कहीं कोई आपदा आने वाला है। तो यह रहा आज का भूकंप पर कुछ अच्छी बातें जो हो सकता है आपके जीवन में विभिन्न प्रकार की कंपटीशन में उपयोगी हो और आप हमेशा उसकी तैयारी करते रहिए।